अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ दिया है। वोट चोरी होती है तो इस संविधान पर आक्रमण होता है। इस संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को एक वोट मिलेगा, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो सबसे गरीब व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, वोट एक मिलेगा। माधवापुरा में एक व्यक्ति का नाम 4-5 बार वोटर लिस्ट पे आता है। यह संविधान पर आक्रमण है और यह हम नहीं सहेंगे, यह हम नहीं होने देंगे। यह काफी लंबी कहानी है क्योंकि कुछ सालों से हमें शक हो रहा था और पूरे देश को शक हो रहा था कि इलेक्शन के सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ है। लोग कहते थे ईवीएम की बात होती थी, आरएसएस के संगठन की बात होती थी, मगर एक बात दिखने को मिलती थी कि बाकी पार्टियों को एंटी इनकम्बेंसी हो जाती थी, मगर बीजेपी के खिलाफ कभी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती थी। बीजेपी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक के बाद एक चुनाव जीती जाती थी। तो अजीब सा लगता था, मगर हम खुलकर नहीं कह सकते थे क्योंकि सबूत नहीं था। महाराष्ट्र में हमें सबूत मिला। सबूत क्या था? लोकसभा का चुनाव हमारा गठबंधन जीतता है, स्वीप करता है। 4 महीने बाद उसी प्रदेश में, उसी महाराष्ट्र में वही पार्टियां लड़ती हैं। हमारा गठबंधन बीजेपी के गठबंधन के खिलाफ लड़ता है। हमारे गठबंधन का एक भी वोट कम नहीं होता। जितने हमें लोकसभा में मिले उतने हमें विधानसभा में मिले, मगर बीजेपी का वोट बढ़ जाता है। अजीब सी बात है। हमने देखा, पता लगाया, लोकसभा के बाद तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर, 1 करोड़ नए वोटर इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट में डाले। $45 लाख लिस्ट में और बाकी वोटिंग बढ़ी। सारे के सारे जो वोटर, नए वोटर थे, सारे के सारों ने बीजेपी को वोट दिया। और जहां भी नए वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया वहां बीजेपी ने चुनाव जीता। हम गए इलेक्शन कमीशन से, हमने पूछा बताइए कौन है ये लोग, ये नए वोटर जो हैं, ये टर्नआउट जो बड़ा है, ये कौन है? हमें इनके नाम दीजिए, वोटर लिस्ट दीजिए। कहते नहीं देंगे। फिर हमने उनसे कहा देखिए इतना वोट पड़ा है, इतना टर्नआउट बढ़ा है, 5:30 बजे के बाद इतने वोट गिरे हैं, हमें आप कैमरा दिखाइए, वीडियो कैमरा दिखाइए, वीडियो फीड दिखाइए। कहते नहीं, हम नहीं दिखाएंगे।
क्या करते हैं, कानून बदल देते हैं और 45 दिन के अंदर वीडियो फीड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर हमने कर्नाटक में अपनी टीम से कहा कि देखिए आप एक लोकसभा चुनिए और उसमें गहराई से देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके हर पेज को देखिए और बताइए यहां पे हुआ क्या। इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देती, तो 8-10 फुट ऊंची बोरी कागजों की, 200-300 किलो की, हमारे 40 लड़कों ने 4 महीने 16 घंटे काम किया। वोटर लिस्ट में एक फोटो को लाखों फोटो से मिलाया, एक नाम को लाखों नामों से मिलाया, एक एड्रेस को बाकी एड्रेसेस से मिलाया और सच्चाई निकली। सच्चाई क्या थी? सच्चाई थी कि 7 सीटें हैं बेंगलोर सेंट्रल में, 6 कांग्रेस पार्टी जीतती है। 7वीं सीट में एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर, 1 लाख। और जहां फर्जी वोटर थे, जिस असेंबली में फर्जी वोटर थे, वहां बीजेपी जीतती है। वो सारे के सारे 1 लाख जो वोट थे, उसके कारण बीजेपी लोकसभा का चुनाव जीत गई। मैंने प्रेजेंटेशन किया। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपका नाम क्या है? कुमार जी, अगर मैंने आपसे कहा कि आप चोर हो और अगर आपने चोरी नहीं की तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप कहोगे खबरदार तुम्हें मुझे चोर बुलाया, बोलोगे ना? ठीक है। अगर आपने चोरी की होती और मैंने कहा चोर हो, तो आप चुप बैठोगे? क्यों नहीं बैठेगा? अगर चोरी की है और मैं कहूंगा चोरी की है, बिल्कुल चुप हो जाएगा, एक शब्द नहीं बोलेगा। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, हमारा जो काम है ना, मेरा जो काम है, मेरे बारे में आप दो चीजें समझ लीजिए। सबसे पहले, अगर मैंने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो फिर मन बना लिया। और दूसरी चीज, मैं सुपरफिशियल बात नहीं करता हूं, मैं गहराई से चीजों को समझकर काम करता हूं। अब आप एक बात समझिए और सुनिए। जब वोट चोरी होती है तो इस संविधान पर आक्रमण होता है। इस संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को 1 वोट मिलेगा, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो सबसे गरीब व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, वोट 1 मिलेगा। माधवापुरम में एक व्यक्ति का नाम 4-5 बार वोटर लिस्ट पे आता है। यह संविधान पर आक्रमण है और यह हम नहीं सहेंगे, यह हम नहीं होने देंगे। अब आप अच्छी तरह सुनिए, और जो मीडिया वाले मित्र हैं, इसको आप अच्छी तरह लिख लीजिए। मैं गहराई में जाता हूं। हमने जो काम माधवपुरा में किया है, उसको हम आने वाले समय में, माधवपुरा में नहीं रुकेगा वो, हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे।
मोदी जी मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ माधवपुरा में चोरी नहीं हुई है, लोकसभा में चोरी हुई है, हरियाणा में चोरी हुई है, महाराष्ट्र में चोरी हुई है, मध्य प्रदेश में चोरी हुई है, और अब ये बिहार में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता ने इनको हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है। मैं दो तीन बीजेपी के, मैं सुनो, मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। आपने चंपारण में अंग्रेजों से लड़ाई शुरू कर दी, पूरे देश से उनको मिटा के हटा दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई शुरू कहां हुई थी? चंपारण में ही तो हुई थी, वहीं तो हुई थी। अब इसका लक्ष्य क्या है? ये वोट चोर और संविधान को मिटाना, खत्म क्यों करना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं। तेजस्वी जी ने बात की, देखिए हमें बैलेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए। मतलब इस देश में अगर एक व्यक्ति को एक वोट मिलता है तो भागीदारी सबको मिलनी चाहिए। और जब हम हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखते हैं, और इस बात को पहले मैं इतनी गहराई से नहीं समझता था जितनी आज मैं समझता हूं, जब हम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, संस्थाओं को देखते हैं, और कोई भी इंस्टीट्यूशन चुन लो, कॉर्पोरेट इंडिया देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, मीडिया देख लो, बॉलीवुड देख लो, जहां भी आप देखोगे वहां पर आपको दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, आदिवासी और माइनॉरिटी वर्ग नहीं मिलेगा। आप लिस्ट निकालो, अंबानी अदानी की बात होती है, हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, हर इंडस्ट्री में, एयरपोर्ट, जमीन, सोलर पावर, विंड पावर, पेट्रोल, डीजल, सब में इनके नाम सुनाई देते हैं। 500 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, इन 500 में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के कितने मालिक हैं? मतलब हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी में 90% तो है ही नहीं, 90% है ही नहीं। आप जाते हो प्राइवेट अस्पताल में, जाते हो, सरकार का काम आपके स्वास्थ्य और शिक्षा का देखभाल करने का होता है। ये बिजनेसमैन का काम नहीं होता है, यह सरकार का काम होता है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमारा नागरिक है, हमारे देश का नागरिक है, इसकी रक्षा, इसकी प्रोटेक्शन, इसके स्वास्थ्य की प्रोटेक्शन हमें करनी है।
है ना? कॉन्स्टिट्यूशन में यह नहीं लिखा है कि अगर हिंदुस्तान का कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे मतलब 6, 10, 15 लाख रुपए का बिल दे दो। लिखा है कहीं? नहीं लिखा है। प्राइवेट स्कूल अस्पताल बंद हो, एक समान शिक्षा नहीं, वो देखिए, मगर मैं उससे पहले एक सवाल पूछ रहा हूं। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए। ये बड़े बड़े अस्पताल हैं जहां आप लोग जाते हो, जहां आपके जेब से लाखों रुपए निकलता है। इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए और मुझे वहां दिखा दीजिए दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है, अति पिछड़ा कौन है, माइनॉरिटी का नाम, वहां नाम दिखा दो। अच्छा ठीक है, आप कहोगे नहीं भैया हमें स्वास्थ्य के कुछ लेना देना नहीं, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है भैया शिक्षा के देख लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जहां आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं अपनी जेब से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, खेत बेच के। फिर मुझे बताओ उनके मालिकों की लिस्ट में बता दो कौन सा है, मतलब अति पिछड़ा कौन है वहां पे बैठा हुआ। तो आप 90% हो। अब ठीक है, अगर आप सब मिलाकर 2% होते तो मैं कहता ठीक है भैया आप 2% हो, बात वहां खत्म हो जाए। मगर आप तो मेजॉरिटी में 90% हो। आप 90% की भागीदारी हिंदुस्तान में है ही नहीं। कर्नाटक, तेलंगाना में हमने जाति जनगणना किया, आप हैरान हो जाओगे। सारे के सारे जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं, छोटे से लेकर बड़े, उनमें कोई अति पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं, कोई पिछड़ा वर्ग का नहीं। आप राजनीति कैसे करोगे? मतलब पूरी की पूरी फंडिंग आपके हाथ में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया नहीं है, अस्पताल नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको यह सब नहीं चाहिए, मीडिया देख लो, मुझे नाम बताओ। मैं देखिए, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, भागीदारी तो होनी चाहिए। ये ओपिनियन बनाते हैं, ये लोग ओपिनियन बनाते हैं। नहीं, वो आपने बोला सबसे खराब आज तक है, मगर मुझे ये बताओ एंकर्स में से मालिकों में से मुझे अति पिछड़ा नाम बता दो, मुझे दलित नाम बता दो, छोड़ो अति पिछड़ा छोड़ो, दलित बता दो, पिछड़ा बता दो। नहीं है तो कॉर्पोरेट इंडिया उधर नहीं हो, आप मीडिया में नहीं हो। अच्छा बॉलीवुड की बात करते हैं, वहां पे नाम बता दो, एक वहां बता दो, है ही नहीं, बहुत कम, क्या है ही नहीं। तो इसीलिए मेरी सोच है कि दो चीज से शुरुआत होगी। सबसे पहली चीज नेशनल लेवल पर जाति जनगणना, जिससे सबको पता लग जाएगा कि भैया हमारी इतनी भागीदारी है इस देश में। और तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से किया है, सवाल पब्लिक से पूछ के हमने लिए हैं, दलित एसोसिएशन से हमने पूछकर उनसे कहा कि भैया आप बताओ हमें क्या पूछना चाहिए। ईबीसी एसोसिएशन से हमने पूछकर भैया आप बताओ हमें सवाल कौन से पूछने चाहिए। तो एक सेकंड, दूसरी बात, जो ये 50% की दीवार है रिजर्वेशन की, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, इसको तो हम चूरा चूरा करके फेंक देंगे उठा के। और ये देखिए, ये पहले 2 कदम हैं। आप ये मत सोचिए कि इसके बाद हम बात छोड़ देंगे। ये जाति जनगणना से हमें एक विकास का एक नया मॉडल मिलेगा, वो शुरुआत होगी। मगर हमारा लक्ष्य है कि देश में बैलेंस होना चाहिए, सब लोगों को इस देश में जगह मिलनी चाहिए, कोई भी हो, अपर कास्ट हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, सबको जगह मिलनी चाहिए और सबकी इज्जत होनी चाहिए। और मोहब्बत की दुकान, मतलब नफरत नहीं, प्यार से, बिना नफरत, बिना हिंसा,
सबको लेकर देश की जो पूरी शक्ति है, जो देश के हर लोग में, हर व्यक्ति में है, उस पूरी शक्ति का हमें प्रयोग कर कर देश को आगे ले जाना है। मगर यह सब नहीं हो सकता अगर ये लोग वोट चोरी कर लेंगे। इसीलिए हम वोट अधिकार यात्रा यहां शुरू की और आपने हमें इतनी मदद की। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी पूरी एनर्जी इस यात्रा में डाली। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।